नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। मैं मदन कुमार पाठशाला 247 में आपका स्वागत करता हूं। फटाफट से जोड़ देंगे अपने सभी बच्चों को और आ गए एक शानदार क्लास लेकर के। आज क्लास क्या होगी बेटा? आज होगी ममता। आपकी क्या है टॉपिक का नाम? ममता। हिंदी गद्य खंड का आपका ममता यानी जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखेंगे और इसके बाद में उसकी रचनाएं, कृतियां और क्या क्या उन्होंने पत्र पत्रिकाओं का क्या किया, संपादन किया। और इसके बाद एक या दो हम उसके गद्यांश पे क्या देखेंगे, संदर्भ देखेंगे और उनके आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे भैया। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। कितने नंबर वाली क्लास है भैया? ये बेहतरीन क्लास है और बेहतरीन नंबर वाली क्लास है आपके, बेहतरीन पक्के नंबर वाली क्लासें चल रही हैं आपकी। ठीक है, तो ये सेशन अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ठीक है, लिखा है जयशंकर प्रसाद। क्या लिखा है मेरे प्यारे? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, प्रसाद जी हैं भैया, जयशंकर प्रसाद। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 यानी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, किसी में भी नहीं छोड़ा, यानी किसी भी साल में नहीं छोड़ा एग्जामिनर ने इसको पूछने से। जीवन परिचय आया है तो जीवन परिचय लिखेंगे, बेसिक जानकारी के साथ लिखेंगे। और सुनिए, ऐसा नहीं कि जो मैं आपको यहां बता रहा हूं हूबहू वैसे ही लिखे बेटा, आप इसको आप अपनी भाषा शैली में भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए। क्या क्या कहें भैया, क्या क्या बात ध्यान रखेंगे? जैसे जैसे जयशंकर प्रसाद का जन्म, जन्म स्थान। ठीक है, जन्म स्थान। इसके बाद में वर्ष याद रख लेंगे उसका। ठीक है, क्या याद रखेंगे? वर्ष। फिर क्या याद रखेंगे? माता पिता, माता पिता के बारे में लिख देंगे, मम्मी पापा के बारे में लिख देंगे। कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख देंगे भैया, माता पिता। ठीक है, फिर इसके बाद में उसकी प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा लिख देंगे। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे भैया, ये भी लिख देंगे हम। प्रारंभिक शिक्षा के बाद में लास्ट में आप क्या लिख देंगे? उसकी मृत्यु लिख देंगे। ठीक है, मृत्यु लिख देंगे। कहेंगे भैया हम ये भी लिख देंगे। मृत्यु के बाद में उनकी रचनाएं पे कुछ प्रकाश डालिएगा, रचनाएं, कहानी। ठीक है, कहानी कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं पे क्या किया, संपादन किया, इन पे आप नजर डाल देंगे। ठीक है, नजर डालेंगे तो आप इसे अपनी भाषा में भी, शैली में, भाषा शैली में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है भैया, तो चलो शुरू करते हैं। 30 जनवरी 1889 में छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद लेखक थे, छायावादी प्रवर्तक एवं उन्नत महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के सुधनी साहू नामक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, यानी काशी बनारस यूपी में सुधनी साहू नामक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनकी पिता देवी प्रसाद अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। यानी इनके पिता का नाम क्या है भैया? देवी प्रसाद, अत्यधिक उदार हृदय वाले और साहित्य प्रेमी थे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसे आप अपने भाषा शैली में इसे और छोटा लिखना चाहें तो और छोटा लिख सकते। कैसे बेटा? कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1989 को काशी के सुधनी साहू नामक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद है, ये अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। और फिर लिख देना जयशंकर प्रसाद एक उन्नत महाकवि थे। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। प्रसाद जी के सर से 12 वर्ष की, प्रसाद जी के सिर से 12 वर्ष की अवस्था, सिर है भैया, सर नहीं है, सिर। प्रसाद जी के सिर से 12 वर्ष की अवस्था में ही पिता का साया हट गया। पिता की मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात इनकी माता भी स्वर्ग सिधार गईं। कोई दिक्कत नहीं, लिखना चाहो लिख सकते हैं। प्रसाद जी ने घर में हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, बंगला, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। आप सीधा इसको अगर स्किप करना चाहें तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बनारस के किंग्स कॉलेज में दाखिला किया, जहां इन्होंने 8वीं तक क्या करी, प्रारंभिक शिक्षा करी, 8वीं तक प्राप्त की। अपने पैतृक कर्तव्यों को निभाते हुए इन्होंने काव्य प्रेरणा को अपने भीतर जीवंत रखा और स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इन्हीं दिनों इनके बड़े भाई का स्वर्गवास हो से इनके हृदय को गहरे आघात पहुंचा और इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और अल्प आयु में ही प्रसाद जी के व्यवसाय और परिवार के दायित्वों को संभालना पड़ा। आगे
ये लिख सकते हैं, लिख देंगे। अगला, बाल अवस्था से ही इन्होंने काव्य के प्रति अनुराग था जो बाद में बढ़ता ही गया। 19 वर्ष की आयु में प्रसाद जी ने छायावादी रचनाएं तथा ऐतिहासिक खोजों का आरंभ कर दिया था। ठीक है भैया, ये मेंशन करेंगे ही करेंगे। भारतीय दर्शन, इतिहास, संस्कृति, साहित्य, विशेषकर बौद्ध साहित्य पर प्रसाद जी ने गहन अध्ययन किया। परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग इत्यादि संघर्ष को झेलते हुए भी युग श्रेष्ठ यानी स्वार्थ से परे साहित्यकार अपूर्व गंधमय रचना सुमन हिंदी के मंदिर में अर्पित करता रहा। इनके रोग जर्जर शरीर, मात्र 48 वर्ष की आयु, ये याद रखना। मृत्यु 14 जनवरी 1937 को निष्प्राण हो गए। निष्प्राण हो गया या हो गए। ठीक है भैया, साहित्यिक योगदान देखते हैं इनका। सीधे आ गए हम लोग किस पे? साहित्यिक योगदान पर। प्रसाद जी का दृष्टिकोण सदैव ही मानवतावादी रहा। इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विशेष रहता है। इनके काव्यगत विशेषताओं में अत्यधिक निर्मलता और की झलक दिखाई पड़ती है। प्रसाद जी ने 67 रचनाएं लिखी हैं। अब कहो भैया क्या हम 67 रचनाएं याद रख पाएंगे? नहीं याद रखना आपको मेरे भाइयों, नहीं याद रखना मेरे प्यारे, इतने सारे याद नहीं रखना। कुछ ही कृतियों पे इन पे क्या डालेंगे? प्रकाश डालेंगे। इनकी कृतियों में काव्य प्रबंधनात्मक कविताएं, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध संग्रह इत्यादि शामिल है जो इस प्रकार है। यानी कुछ काव्य की, नाटक की, कुछ उपन्यास की या कुछ कहानी की रचनाएं आपको ध्यान रखना है। उनकी कृतियां कुछ ध्यान करके और अपने मेंशन कर देना। काव्य में चित्रधार, क्या याद रखोगे? चित्रधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, आंसू, झरना, कामायनी, लहर आदि। अब इनमें से आप ये याद रख लो, आंसू, झरना, कामायनी और लहर, ये मेंशन कर दो। उपन्यास में आप याद रखो कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है, ये इनकी कैसी रचना है? अपूर्ण रचना। यदि पूछे कि बताइए जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है तो क्या कहेंगे? इरावती। अगला है भैया निबंध संग्रह, काव्य और कला, अन्य प्रबंध, निबंध, अन्य निबंध है भैया। आगे नाटक में इन्होंने क्या लिखा? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, प्रेषित आदि। प्रबंधक कविताएं हैं शेर सिंह का सशस्त्र, शास्त्र समर्पण, पैसाला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा अशोक की चिंता बहुचर्चित है। क्लियर है भैया? अगला कहानी संग्रह में आप याद रखेंगे प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी आदि। ये कुछ आपको मुख्यता ध्यान रखना। मुख्य आपको क्या करना है भैया? ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं है, कहेंगे भैया ध्यान रखेंगे। आगे काव्यगत विशेषताएं, ठीक है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो या तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इसके बाद आ जाएंगे कला पक्ष में। और भाषा आपको याद रखना है। भाषा क्या थी? ब्रज भाषा का प्रयोग इनकी प्रारंभिक रचनाओं में हुआ है। प्रारंभिक रचनाओं में हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उत्तरोत्तर इनकी परिष्कृत संस्कृतनिष्ठ और सांस्कृतिक साहित्य में युक्त होती चली गई। भावनाकुल चित्र पर, इसको आप शैली पे आप आ जाएंगे। विचारात्मक शैली थी, अनुसंधानात्मक शैली, इतिवृत्तात्मक शैली, भावात्मक शैली एवं चित्रात्मक शैली का क्या किया है? इन्होंने प्रयोग किया है। छंद, आरंभिक रचनाओं में घनाक्षरी छंद का प्रयोग किया है। किसका भरा? घनाक्षरी छंद का प्रयोग किया है। क्लियर है भैया? आरंभिक रचनाओं में इन्होंने घनाक्षरी छंद का क्या किया है? प्रयोग किया है। ये हो गया। अलंकार क्या प्रयोग किया है? अलंकार में इन्होंने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूप, कतिशयोक्ति, प्रतीक आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। ये आप भूल जाइए। साहित्य में स्थान, प्रसाद जी छायावादी काव्य के जनक, अन्नायक होने के साथ साथ आधुनिक काव्यधारा को भी गौरवान्वित करते हैं। एक कवि होने के साथ साथ नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार भी थे। ठीक है भैया? बिल्कुल है। फिर है प्रसाद के साहित्यिक महत्व को हिंदी साहित्य में कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता, यानी कभी भी भूला नहीं जा सकता। अब कहो भैया हमें कितना लिखना है? हमें कितना लिखना है? तो याद रखना आपको कितना लिखना है वो आपको मैं संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। संक्षिप्त में ये रहा भैया। संक्षिप्त में आप समझो इसको। नाम याद रखोगे जयशंकर प्रसाद, जो मैंने बताया था।
जन्म स्थान आप याद रखोगे 30 जनवरी 1989 काशी उत्तर प्रदेश में जन्म स्थान था। शिक्षा इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, बंगला, उर्दू, संस्कृत का गहन अध्ययन किया। ठीक है, 8वीं तक ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है भैया, 8वीं तक ही इनकी शिक्षा हुई है। कहाँ? बनारस के किंग्स कॉलेज में। उपलब्धि क्या है इनकी? उपलब्धि ध्यान रखना, नागरिक प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, कामायनी और मंगला प्रसाद के पारितोषिक कृतियां हैं, काव्य संग्रह, नाटक, कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध संग्रह। जो मैंने बताया था विशेषताएं में याद रखना, छायावाद के प्रवर्तक हैं, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937। तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था, संक्षिप्त जीवन परिचय आप ऐसे लिख सकते हैं। यदि व्याख्या थोड़ा करें तो थोड़ी चीजों को आप क्या कर दीजिएगा, रचनाओं को मेंशन करके व्याख्या कर दीजिएगा। आंसू, कामायनी, लहर, ठीक है ना, ऐसे लिख करके मेंशन करते चलेंगे तो कुछ इनका व्याख्या हो जाएगी और आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे मेरे भाई। चलिए अब इनके हम गद्यांश पे चर्चा करते हैं। ममता, गद्यांश नंबर 1, गद्यांश नंबर 1 ममता। ठीक है भैया, पढ़ा हमने। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही। क्लियर है? पढ़ लो आप इसको, आप पहले पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो जल्दी से फटाफट। पढ़ लो भैया, पढ़ लो, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ लिया। 2014 और 22 में आया है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब इसके क्वेश्चनों पे। लिखा है उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, ममता कौन थी और वो क्या दोष रखती थी, वह क्या देख रही थी। ममता कौन थी, वो क्या देख रही थी। गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है। दूसरा क्वेश्चन है, रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है। ठीक है, अब आपने अगर गद्यांश ध्यान से पढ़ा हो, क्या पढ़ा हो मेरे भैया, ध्यान से पढ़ा हो, तो क्वेश्चन आसानी से ढूंढने में सहूलियत रहेगी। कहेंगे बिल्कुल भैया, ठीक है भाई मेरे। यदि आप गद्यांश नहीं पढ़ते शुरुआत में तो मत पढ़िए मेरे भाई, बार बार कह रहा हूं। सीधे आप क्वेश्चन पे जाइएगा और सीधे सीधे आंसर ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, देखोगे ममता कौन थी, ममता कौन थी, तो आप कहोगे भैया ये कहाँ लिखा है, तो लिखा उत्तर मिला, ममता चूड़ामणि की इकलौती बेटी थी, उसकी बचपन में शादी हो गई थी, वह शोण नदी के तेज प्रवाह को देख रही थी। ममता कौन थी और वो क्या देख रही थी, तो क्या देख रही थी में तो देखोगे यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ये लिखोगे वो मंत्री चूड़ामणि की इकलौती दोहिता थी। दोहिता मतलब क्या होता है बेटा, पुत्री। क्या होता है मेरे लाल, पुत्री होता है मेरे लाल। क्या होता है, पुत्री या बेटी। दोहिता मीन्स पुत्री, दोहित्र पुत्र। ठीक है, दोहिता, दोहित्र, ठीक है ना, तो दोहित्र माने पुत्र, दोहिता माने पुत्री थी। वो क्या देख रही थी, शोण तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ठीक है, शोण मीन्स नदी के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही थी। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल क्लियर है भैया, बिल्कुल क्लियर है। कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन को करने में? बिल्कुल नहीं हुई। क्या देख रही थी, वो शोण नदी के तेज प्रवाह को देख रही थी। बिल्कुल सही हुआ। आगे आइए, गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है। गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है, तो लिखा है गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति बहुत खराब बताई गई है। इसे ऐसे प्राणी के समान बताया गया है जिसे कोई रहने का ठिकाना तक नहीं देता, वे अनेक प्रकार के दुख सहने का क्या दुख सहने को मजबूर है। क्लियर है? अब को भैया ये कहां पर है, सीधे आएंगे हम लोग, ये लिखा है देखिए। ठीक है, पढ़ लिया हमने, देखिएगा
वे विधवा थी, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराशय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। क्लियर है। तो यानी हिंदू विधवाओं की बड़ी ही दयनीय स्थिति थी, हीन भाव से लोग देखते थे, कोई उसका आश्रय नहीं होता था, कोई ठिकाना नहीं होता था भैया। तो ये आपको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, नहीं मिलते तो सीधे आप गद्यांश में आके लिख सकते हैं ढूंढ करके। क्लियर हो गई मेरे भैया बात? ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन तीसरे पे। रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है? रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है? तो आपने पढ़ा होगा शुरुआत में, सोन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सोन नदी के किनारे स्थित है। क्लियर? क्लियर है। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चुन द्वैता, इसके लिए कुछ पाना संभव नहीं है इसका। ठीक है, वेदना, और ये शोण है भैया, शोण शोण शोण। ठीक है, सोन नदी के किनारे, सोन नदी के गंभीर प्रवाह को दे। तो रोहतास दुर्ग सोन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सोन नदी है। तो ये जो सोन लिखा हुआ ना मेरे लाल, ये तो ये क्या है हमारा? सोन नदी के, सोन। ठीक है भैया, कहेंगे ठीक है। आगे का गद्यांश, ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। इसके आंसर मैंने लिख दिए हैं, आप इसे अपनी भाषा शैली में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गद्यांश नंबर दूसरा, ममता से ही 2019 और 2022 में आपका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। लिखा क्या है? अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी में खो जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। क्लियर है। गद्यांश हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद है। ये हमेशा इतना आप संदर्भ जब आए तो ये जरूर लिखना कि प्रस्तुत। यदि पद्यांश होता तो लिखते प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य खंड से लिया गया। गद्यांश है तो गद्य खंड लिख देंगे। डॉक्टर ममता पाठ से लिया गया है, खंड से, गद्य खंड से लिया गया है, ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जिसके लेखक कौन है भैया? जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया? कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। बताइए, किसी को यहां तक दिक्कत है? बताइए फटाफट बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है, ममता पाठ, इसको हटा दो, ये नहीं लिखना आपको। ठीक है, ममता पाठ से लिया गया, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद ने। इसका आंसर हो गया। इसके आते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित क्या है? तो रेखांकित आपका ये है, जितना रेखांकित किया गया है इसका अर्थ लिखना है आपको। तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से लिखा गया है भैया, कुछ इस प्रकार। जयशंकर ने कहा है कि ममता ने अश्वारोही को अपने पास आने के लिए बोला और कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर को नया बनाने का आदेश दिया था। ममता ने अपनी पूरी जिंदगी इस भय से भयभीत रही कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस घर से बेघर ना हो जाऊं, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे घर से बेघर होने से बचा लिया। वो आपको रेखांकित का भाव, ये आपको डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देना है, डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देना है, ये वाला डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ से यहाँ तक के लिए आप सीधे उठाओ और सीधे अपने भाव में अपने शब्दों को चयन करके यहाँ छाप दीजिएगा। ठीक है। शहंशाह, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? मुगल बादशाह के लिए। किसके लिए भैया? शहंशाह शब्द का प्रयोग बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए किया गया। ठीक है, तो शहंशाह शब्द का, बाबर का पुत्र कौन था? बाबर का पुत्र और अकबर का पिता क्या नाम था? हुमायूं, हुमायूं नाम था भैया, हुमायूं के लिए किया गया है। सीधा सीधा था आपका क्वेश्चन है। यदि आपने ममता कहानी पूरी पढ़ी है, ममता यदि आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है, तो कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा भैया मेरे, पूरा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। बताइए, यहाँ तक किसी को समस्या? फटाफट बताइए, यहाँ तक किसी को समस्या? बोलेंगे नहीं भैया, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। गद्य 2 करा दिए भैया।
अकबर का पिता और हुमायूं का बेटा का क्या नाम था? अकबर का पिता और बाबर का पुत्र हुमायूं। गद्यांश 3 तीसरा, गद्यांश तीसरा है मेरे लाल, गद्यांश तीसरा है। ठीक है, लिखा क्या है पढ़ सकते हैं आप लोग। तीसरा गद्यांश ये रहा भैया। ठीक है, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, परंतु यहाँ दया तो नहीं है, कर्तव्य करना। ठीक है, तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, का वसर क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। छल नहीं, तब नहीं, स्त्री जाता हूं, तैमूर का वंशधारी स्त्री से छल करेगा, जाता हूं, भाग्य का खेल है, भाग्य का खेल है। बताइए, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर भैया क्या करना है? उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर क्या करो? आंसर दीजिए। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर क्या करिए? आंसर करिए मेरे भैया, फटाफट आंसर करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। फटाफट आंसर करो और आगे बढ़ो। चलिए, पहला क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ऊपर गद्यांश आपने पढ़ लिया, ये रहा। ठीक है भैया, गद्यांश 3 क्वेश्चन आपके ये रहे। छल नहीं, तब नहीं, स्त्री जाता हूं, तैमूर वंश का धारी हूं, छल करेगा, जाता हूं, वाक्य में किसने कहा और क्यों कहा? बताइए। याद रखना, ये वाक्य हुमायूं ने ममता से कहे थे। हुमायूं की ही सोच थी कि वह तैमूर का वंशज कुछ भी कर सकता है, लेकिन किसी महिला के साथ धोखा नहीं कर सकता। क्लियर है? किसी महिला के साथ धोखा नहीं कर सकता। ठीक है भैया, किसी महिला के साथ धोखा नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या ये रही मेरे भाई। ममता सोचती है कि मैं एक ब्राह्मणी हूं तथा सच्चा ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म के खिलाफ ना जाए। हमें अपने अतिथि का आदर सम्मान करना चाहिए और कोई भी घर के पास जाए तो उसे आराम करने की अनुमति देनी चाहिए। ये रेखांकित शब्द का क्या है मेरे भाई? अर्थ है। ये रेखांकित शब्द का क्या है? अर्थ है। ये लिखा, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। यानी यदि कोई अतिथि आता है, अतिथि चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, और यदि आपके घर में आता है तो उसे आदर से बैठाते हैं, पानी के लिए, नाश्ते के लिए, खाने के लिए, जो भी हो, जो भी संभव हो सकता है वो हम लोग पूछते हैं। ठीक है, तो इसे आप अपनी भाषा शैली में भी लिख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश और लेखक का नाम आप सब जानते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड काव्य से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। ममता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है भैया, वो ममता आप जरूर मेंशन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जिसके लेखक, ममता के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्लियर है? आपके गद्य, ममता गद्य खंड काव्य से 3 मैंने गद्यांश करा दिए बेटा, और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बता दिया अपनी भाषा शैली में। इसे आप अपनी भाषा में भी कर सकते हैं, खूब प्रैक्टिस करेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन, जो डाउट हो तो आप बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे हेल्पलाइन नंबर जो दिए गए हैं उनसे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बेटा, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा 10th का, तो 80 दिन का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, क्रैश कोर्स ब्रह्मास्त्र। ठीक है, जिन्होंने पढ़ लिया है तो वो अपने साथियों तक ये चीज बताएंगे। 80 दिन का क्रैश कोर्स है बेटा। 90%, 90+ अंक की क्या है? गारंटी है। यानी आपके 80 दिन बेहतरीन क्लास ही चलेंगी, जबरदस्त। और ये बैच कब शुरू होगा? 5 नवंबर 2024 से, यानी दिवाली के जस्ट बाद ये बैच शुरू हो जाएगा। और फी ओनली कितनी रखी गई है? 499 रुपए है भैया। इस कोर्स की फीस जो पूरे सारे सब्जेक्ट की, पूरे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, फीस ओनली कितनी है? 499 रुपए। अब कहो भैया ये 499 रुपए भी हमारे लिए ज्यादा है, तो 400 रुपए अगर आपके लिए ज्यादा है ना मेरे भाई, तो आप एक कूपन कोड अप्लाई करना, हेल्प। क्या अप्लाई करोगे? हेल्प 20 अप्लाई करोगे। तो ठीक है, जब हेल्प 20 आप अप्लाई करोगे
तो 20% आपको क्या मिल जाएगा, इसका डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे भैया। अब बताओ कोई समस्या, अब बताओ कोई समस्या। तुरंत कहेंगे बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल बता देना जिन साथियों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा अभी तक बोर्ड एग्जाम का 10th का। तो ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट की फीस हो, एक सब्जेक्ट की फीस नहीं है मेरे प्यारे, सभी सब्जेक्ट के जितने आपके 10th के सब्जेक्ट हैं सभी को आपको इतनी मिनिमम फी में पढ़ाया जा रहा है भैया। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।